आज हम आपको रक्त एवं रक्त परिसंचरण के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनें, समझें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। देखते हैं, हमारा टॉपिक है रक्त। आप लोग जानते हैं, जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में लगातार बहता रहता है। यदि रक्त की डिटेल में जाते हैं तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और इसका जो कार्य होता है, रक्त के बारे में यदि हम जानें तो रक्त का प्रमुख कार्य जो होता है, प्रमुख कार्य O2 व CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन लेकर के जाता है शरीर के प्रत्येक अंग में और वहाँ बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। यदि इसका pH मान इसका 7.4 होता है और इसका जो निर्माण है, ये बनता कहाँ है, इसका निर्माण जो होता है वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। ये लाल अस्थि मज्जा क्या है? जो हड्डी के अंदर, हड्डियों के अंदर जो द्रव्य होता है उसे कहते हैं अस्थि मज्जा। तो वहाँ से रक्त का निर्माण होता है। अब बात करते हैं रक्त के बारे में विस्तार से। तो रक्त के दो प्रमुख भाग होते हैं, दो प्रमुख भाग। नंबर 1 होता है रक्त प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। देखिए बच्चों, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। यदि हम रक्त प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का 55% भाग, 55% भाग होता है ये, और 45% भाग में आती हैं आपकी रक्त कणिकाएं। 55% भाग होता है और इसमें मुख्य रूप से जल होता है। इसमें क्या होता है? प्रमुख रूप से जल। रक्त कणिकाओं की बात करें तो देखिए बच्चों, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 आपने सुना भी होगा, लाल रक्त कणिकाएं, इनको शॉर्ट में कहते हैं RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। सेकंड नंबर पे आती है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको कहते हैं WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स, WBC। और तीसरे नंबर पे आती हैं आपकी, इनको कहते हैं बिंबाणु या इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स भी इनको कहा जाता है, आपने सुना भी होगा। तो देखते हैं बच्चों हम कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। यदि हम लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो ये 92% होती है, 92% होती है और इनमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण इनका जो रंग है, रंग लाल, ये जो है रंग लाल होता है, इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यही हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है और इसकी जो आयु है वो होती है 120 दिन।
120 दिन इसकी आयु होती है। और इसका मुख्य जो कार्य है आरबीसी का हम कर भी चुके हैं। इसका प्रमुख कार्य जो है वह है श्वसन करना। श्वसन करना, श्वसन में क्या क्या काम है इसका? ऑक्सीजन का परिवहन, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। सेकंड नंबर पे आपकी आती है, इसको मैं बाद में लूँगा। सेकंड नंबर पे आती है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो इनका एक नाम और भी है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये एक और नाम इनका, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये जो है रंगहीन होती हैं, रंगहीन होती हैं, कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए सफ़ेद कलर की होती हैं। और इनका जो कार्य होता है, यदि कार्य की बात करें तो इनका कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा। इनका कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा करना। आपकी जो है ये WBC। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, वरना फिर हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। लास्ट बचा हमारा तीसरे नंबर की कणिका, जिसका नाम है बिंबाणु। मैं ऊपर से इसको साफ़ कर देता हूँ, आपने उतार भी लिया होगा। बिंबाणु, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। बिंबाणु, ध्यान से सुने, समझे। इनका एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि कई बार जब बीमारी होती है, बुखार वगैरह आ जाता है, तो गार्जियंस कहते हैं, डॉक्टर भी कहता है कि इसकी जो है प्लेट कम हो गई है। तो वो प्लेट नहीं, वो प्लेटलेट्स है। शुद्ध भाषा में उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। गांव के लोग प्लेट बोल देते हैं। तो वो कम हो जाती है इनकी संख्या। तो उस स्थिति में वह रोगी को जो है बाहर से रक्त चढ़ाया जाता है, खून चढ़ाया जाता है उसको। तो ये है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। और इनका जो कार्य होता है, इनकी आयु यदि हम बात करें, इनकी आयु होती है मात्र 10 दिन। और इनका जो कार्य होता है वो ये मुख्य है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना। जब चोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का बना देती है, जम जाती है उसके ऊपर। इससे क्या होता है, इससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। रुधिर का बहना बंद हो जाता है और इससे क्या होगा, अधिक मात्रा में रुधिर की हानि नहीं होती है। अधिक मात्रा में हमें रुधिर की हानि नहीं होती है। तो ये है आपकी बिंबाणु। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रक्त के कार्य। तो देखते हैं बच्चों, रक्त के कौन कौन से कार्य हैं, रक्त हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है। चलते हैं। रक्त के कार्य। पहला कार्य, रक्त का पहला कार्य जो अपन पहले भी कर चुके हैं, कई बार सभी जानते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। पहला कार्य क्या है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। शरीर में
ऑक्सीजन को ले जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के लाती हैं। दूसरा कार्य इनका पोषक तत्वों का परिवहन। दूसरा नेक्स्ट कार्य हो गया पोषक तत्वों का परिवहन करती हैं। तीसरा कार्य है, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य इसका शरीर के पीएच का निर्धारण। शरीर का जो पीएच मान है उसको बना के रखती हैं ये, कि इसका पीएच कितना होना है शरीर का। हमारे शरीर का जो रक्त है वो रक्त का काम होता है शरीर के पीएच का निर्धारण करना। दूसरा होता है अगला कार्य शरीर के ताप का नियंत्रण। तापमान को भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तापमान हमारा आपको पता है 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 37 डिग्री होता है, तो ये रक्त के द्वारा होता है। अगला कार्य हो गया रोगों से प्रतिरक्षा। रोगों से प्रतिरक्षा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमारे रक्त के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, WBC जो होती है, वो हमारी रोगों से रक्षा करती है। नेक्स्ट हो गया हार्मोन का परिवहन। शरीर के अंदर हार्मोन्स को लेकर के जाती है विभिन्न हिस्सों में, तो ये हार्मोन्स का परिवहन करती हैं। और लास्ट हो गया नंबर 7 हो गया उत्सर्जी पदार्थों। जो शरीर के अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, का शरीर से त्याग। ये हमारे शरीर में रक्त के कार्य हो गए। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जो पोषक तत्व जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन हर कोशिका में किस तरीके से पहुंचता है, तो ये काम रक्त का होता है। रक्त प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। आप कहीं भी पिन चुबाइए, इधर 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 जहाँ मर्जी उधर आप देखोगे खून निकल आता है। तो जो हमारा जो रक्त है ये हर कोशिका तक पहुँचता है। और जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे पेट में होता है, फिर इसका पाचन होता है। पाचन के बाद में जो पोषक तत्व बनते हैं उन पोषक तत्वों को रक्त में मिला दिया जाता है। कल हमने चर्चा भी की थी, याद करिए। हमने आपको बताया था कि जब हम सांस लेते हैं, पिछली वीडियो में आप देखें कि सांस लेते हैं तो जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर वायु कूपिकाएँ होती हैं और वायु कूपिकाओं में रक्त की नलियों का जाल होता है। और ये जो रक्त की नलियों का जाल है, इस जाल के द्वारा ही इसमें जो है रक्त बहता रहता है नलियों में। और ये जो रक्त की नलियां हैं ये ऑक्सीजन को पकड़ती हैं और वहाँ से पोषक तत्वों को भी ये शरीर में परिवहन करती हैं। तो हमने ये बात कल भी थोड़ा सा करी थी। दूसरा है रोगों से प्रतिरक्षा। अभी मैंने आपको बताया हार्मोन शरीर के अंदर ये विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका विशिष्ट कार्य होता है, ये हम इसी पाठ में लास्ट में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन्स बनते हैं और उनका शरीर में क्या योगदान है। दूसरा है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जो अनावश्यक पदार्थ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम भी रक्त के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपके रक्त के कार्य। इसके बाद है रक्त के प्रकार, रक्त समूह और कौन कौन से रक्त समूह हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, आपने कई बार देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसको बाहर से रक्त दिया जाता है। तो फिर हमें डॉक्टर कहते हैं कि आप इस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है, आप रक्त की व्यवस्था करें। उस स्थिति में डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि इस व्यक्ति का जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप कुछ भी A B जो भी वो बता दें, ये वाला है। तो ये रक्त समूह क्या चीज़ है, ये आज हम जानना चाहेंगे कि रक्त समूह किसे कहते हैं। तो ध्यान दें, रक्त समूह 4 प्रकार हैं। नंबर 1
रक्त समूह ए, रक्त समूह ए। नंबर 2 रक्त समूह बी। नंबर 3 ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह देखते हैं यहाँ, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। अब यहाँ हम देखें कि रक्त समूह ए क्या होता है, कि जो हमने अभी पढ़ी थी आरबीसी, यदि आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए उपस्थित है तो वो रक्त समूह ए होगा। आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए है तो ए, प्रतिजन ए। दूसरा रक्त समूह बी क्या होता है, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन बी उपस्थित है तो रक्त समूह बी होता है। और तीसरा रक्त समूह ए बी, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी दोनों उपस्थित हैं, दोनों हैं तो वो रक्त समूह ए बी होगा। और रक्त समूह ओ में देखिए, आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं तो वो आपका होगा रक्त समूह ओ। यदि आरबीसी की सतह पे जो आरबीसी जो सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उसकी सतह पर प्रतिजन ए है तो रक्त समूह ए, प्रतिजन बी है तो रक्त समूह बी, प्रतिजन ए बी है तो दोनों प्रतिजन है, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी तो रक्त समूह ए बी, और कोई प्रतिजन नहीं है तो वो होगा रक्त समूह ओ। इसके अलावा एक और प्रतिजन होता है, उसके बारे में और चर्चा करते हैं, जिसका नाम है आरएच प्रतिजन। ये आरएच प्रतिजन क्या है देखिए, वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रतिजन ए, प्रतिजन बी के अलावा रक्त की कोशिकाओं पर एक और प्रतिजन होता है जिसका नाम आरएच प्रतिजन रखा। आरएच प्रतिजन क्यों रखा, क्योंकि इसकी जो खोज है, इस प्रतिजन की जो खोज है वो मकाका रिहिसस नामक बंदर में की। मकाका रिहिसस नामक बंदर में की। तो यहाँ रिहिसस से ये लिया है REHISES, तो यहाँ से ये लिया है रिहिसस आरएच प्रतिजन। मकाका रिहिसस बंदर में खोज की तो इसका नाम रखा हमने आरएच प्रतिजन। और ये एक बताया गया है शोध के अनुसार कि लगभग 80% जनसंख्या में उपस्थित होता है ये, उपस्थित, और लगभग 20% जनसंख्या में अनुपस्थित होता है। जिनमें उपस्थित होता है उनको कहा जाता है RH पॉजिटिव, और जिनमें उपस्थित नहीं होता है उनको कहा जाता है RH नेगेटिव। जिनमें होता है वो पॉजिटिव कहलाते हैं और जिनमें नहीं होता है वो नेगेटिव कहलाते हैं। और विश्व के लगभग 80% व्यक्ति RH पॉजिटिव हैं और 20% जनसंख्या RH नेगेटिव है। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। इस वीडियो में किसी तरह की किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे कमेंट करके पूछे, कहीं भी कोई समस्या हो तो हमसे पूछे। ये वीडियो केवल आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बनाया गया है और मैं कहूँगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। सभी को धन्यवाद, थैंक्स।